गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th की आज जो हम लोगों ने लाइव क्लास ली थी उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाने की वजह से वो क्लास रेगुलर नहीं रह पाई, तो इसीलिए उस चैप्टर के जो हमारा चैप्टर चल रहा था पॉपुलेशन का, उसी चैप्टर के लास्ट पार्ट को आज आपको वीडियो के रूप में मिलेगा वो पढ़ने को। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोई भी यदि आपको सवाल जवाब करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, चाहे आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करा करिए। आपका पूरा ज्योग्राफी का जो पार्ट है, लेसन है, सभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंकड़े ज़्यादा याद करने होते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ा करिए इन सभी वीडियोस को। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। पूरा जो नाम था इसका वो था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, शॉर्ट में नाम याद रखना है एनपीपी। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम पेपर के भीतर जो सवाल पूछ लिया जाता है वो एनपीपी के नाम से पूछ लिया जाता है। अब एनपीपी जिसको पता होगा कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बात की जा रही तो वो आसानी से इसे समझा देगा, और जिसको नहीं पता होगा तो वो कहाँ से समझा पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है अपने को। दूसरा, आपको बताया गया था कि जो एनपीपी का निर्माण किया गया था किस कारण से करा गया था। तो एनपीपी यानी कि जनसंख्या नीति का निर्माण करने का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है, किसी भी देश के भीतर सीमित संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करने के लिए, और साथ में ही देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की जो स्पीड है, गति है, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और इन लक्ष्यों को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंदर अपनाई जाती है। आप लोगों को मैंने कई वीडियो में बताए हैं, ये बात बताई है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी लगभग 3 करोड़ ही थी। लेकिन आज हम देखें कि देश को आज़ाद होने के इतने बाद में देश ने जनसंख्या के नाम पर इतना विकास कर लिया है, देश ने जनसंख्या के नाम पर इतनी बढ़ गई है जनसंख्या कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, और इतनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है कि जो सीमित संसाधन है उनमें काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक कमी आ गई है। तो देश के भीतर जो एक व्यक्ति विशेष को मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से प्राप्त होनी चाहिए थी वो अब आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो इसीलिए 2000 के भीतर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया। इसके भीतर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, तो इसको आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो देखें क्या बताया जा रहा है इस वीडियो के भीतर, क्या इसमें समझाया जा रहा है, अच्छे से देखिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, पूरा नाम आपको बता ही दिया है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉलिसी मतलब नीति, के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के नाम से इसे जाना जाता है। और आगे एनपीपी कहते हैं शॉर्ट में। तो टू इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। आप लोगों को अभी कुछ समय पहले हम बता रहे थे कि 1950 के भीतर योजना आयोग का निर्माण किया गया था। तो योजना आयोग बनाए जाने के पीछे कारण क्या था कि योजना आयोग को बनाए जाने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य यही था कि देश की सरकार चाहती थी कि कुछ निश्चित वर्षों को निर्धारित किया जाए और उस समय सीमा के भीतर देश को का आर्थिक विकास करने के लिए, देश का हर प्रकार से विकास करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाए और उस सीमित समय के भीतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो इसी वजह से पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। और योजना आयोग ने जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, वो बनाया 1951 से 1956 तक, 1951 से लेकर के 1956 तक। तो उस पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना के भीतर जो एक प्रोग्राम था 1952 के भीतर कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि देश के भीतर सीमित संसाधनों का उपयोग करने के लिए, सही तरीके से प्रयोग करने के लिए देश की जनसंख्या को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो इस वजह से ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1952 में। तो देखिए क्या उद्देश्य थे कि 1952 के अंदर भारतीय सरकार के द्वारा या भारत की सरकार के द्वारा एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किस कारण से, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए, यानी कि एक व्यक्ति विशेष का कल्याण और उसके स्वास्थ्य में सुधार करने के मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा 1952 के भीतर परिवार नियोजन कार्यक्रम को या एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब व्यापक क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरे देश के भीतर इस कार्यक्रम को लागू किया गया था, तो इस वजह से तो ध्यान रखना 1952 में कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से हुआ, भारत के देश के सरकार के द्वारा शुरू हुआ और 2 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया कि भारत के जो एक व्यक्ति विशेष है, भारत के हर व्यक्ति के कल्याण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अगली लाइन देखिए कि इन द ईयर 2000 के 2000 वर्ष के भीतर गवर्नमेंट सरकार ने फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या किया कि सन 2000 के भीतर भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया, विच हैड द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव्स, कि जिस उस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के जो कि सन 2000 में भारतीय सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। अब कौन से उद्देश्य थे, तो आइए उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि प्रोवाइडिंग ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का सबसे पहला निर्माण करने का जो पहला उद्देश्य था वो क्या था? अभी हमने बताया था कि देश के जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि एक देश के भीतर निवास करने वाले लोगों का विकास, सर्वांगीण विकास करने के लिए इन नीतियों का समय समय पर निर्माण किया जाता है। तो अंतिम जो जनसंख्या नीति बनाई गई थी सन 2000 में बनाई गई थी, तो यहाँ इसका पहला जो उद्देश्य था वो था प्रोवाइडिंग ए पॉलिसी फ्रेमवर्क, के पॉलिसी का अर्थ होता है नीति और फ्रेमवर्क का अर्थ होता है संरचना, कि एक ऐसी नीति संरचना का निर्माण करना फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, जो क्या करे कि फ्री, स्वतंत्र और कंपल्सरी, अनिवार्य एजुकेशन, यानी कि स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। किस वर्ग को? कि अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, उस उम्र के लोगों को जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है। तो कहने का मतलब यह है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण इसलिए किया गया था कि 14 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी यदि व्यक्ति है तो उसको हर हाल में अनिवार्य और स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि उसकी पढ़ाई के भीतर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं हो, उसके लिए उसके पास पढ़ने के लिए जो भी समय अवेलेबल हो उसके भीतर उसे शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का ये पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरा, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। देखिए क्या कहता है कि जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, कि जो शिशु मृत्यु दर है उसे रिड्यूसिंग, क्या करना? कम करना, कि शिशु मृत्यु दर को कम करना, टू बिलो 30 पर 1000 लीव बर्थ। अस्पतालों में, शहरों के भीतर जो जनसंख्या पैदा होती है, हम कह सकते हैं बच्चा जन्म लेता है, तो शिशु मृत्यु दर जो है भारत के अंदर 1000 जीवित जन्मों में से 30 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। और इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के भीतर लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो शिशु मृत्यु दर है या जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे 30 से भी घटा करके नीचे पहुंचा दिया जाए। आगे देखिए, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन फॉर प्रिवेंटेबल डिजीज। अब अगली बात ये कही गई है कि जितनी भी संक्रामक रोग रहते हैं, जितने भी प्रसारित होने वाले रोग हैं, जितने भी छुआछूत से जुड़े हुए रोग हैं, सभी रोगों के प्रति वैक्सीन, टीकाकरण को या टीके को काम में लेते हुए, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से टीके को काम में लेते हुए बच्चों की व्यापक या सार्वभौमिक प्रतिरक्षण क्षमता की उपलब्धि को प्राप्त करना। यहाँ हमने ये कहा है कि जो बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं तो लगभग
जो 24 महीने तक की जो बच्चे की उम्र रहती है, तो उसमें बच्चे को अनिवार्य रूप से बहुत से पूरे टीकाकरण के चार्ट के हिसाब से जो कि हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया जाता है, तो बहुत से टीके समय समय पर अनेक बीमारियों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पहला जो लक्ष्य था वो यही था कि इसमें जो बच्चे थे उनकी प्रतिरक्षण क्षमता को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए। अब आप सवाल करेंगे कि प्रतिरक्षण क्षमता क्या होती है, तो ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के भीतर समय समय पर अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। उन खतरनाक रोगों को समाप्त करने के लिए हमारे शरीर का जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम रहता है, इम्यूनिटी रहती है, उसे बढ़ाने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे तत्वों को हमारे शरीर में पैदा कर दिया जाना या ऐसी शक्ति हमारे शरीर में पैदा कर दिया जाना कि जिसके द्वारा शरीर में कोई भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो तो उसको क्या करा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और कंट्रोल करने वाली इस शक्ति को ही हम प्रतिरक्षण क्षमता के नाम से जानते हैं। और ये कैसे एक बच्चे में विकसित होगी, तो ये बच्चों के भीतर समय समय पर जो टीके लगाए जाते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं, तो बच्चों के भीतर इस प्रतिरक्षण क्षमता को विकसित करने का ही जो लक्ष्य था, यानी कि बच्चों को हर प्रकार का वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाए, टीकाकरण का कार्य करवाया जाए, तो बच्चों की जो टीकाकरण क्षमता है यानी कि प्रतिरक्षण क्षमता है वो अधिक से अधिक बढ़ पाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला, मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। साथ में ही जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसको भी प्रत्येक व्यक्ति केंद्रित एक कार्यक्रम बनाया जाए, यानी कि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम था उसको व्यक्ति केंद्रित कार्यक्रम बनाए जाने का भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया। यानी कि भारत देश का जो हर व्यक्ति था वह इस चीज के बारे में जानकारी रखे, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, परिवार फैमिली प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होता है, इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो, ताकि देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या दर है उसको कंट्रोल किया जा सके और देश के समुचित विकास में हर व्यक्ति विशेष जो है वो अपनी सही तरीके से भागीदारी निभा सके। तो इसका लक्ष्य ये भी निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति को अपने देश का विकास करने के लिए क्या करना हो कि हर व्यक्ति को परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से देश की जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस प्रकार से हर व्यक्ति अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने में अपनी भागीदारी दे सकता है। तो ये 4 लक्ष्य जो थे प्रमुख रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर निर्धारित किए गए थे। अब देखिए लास्ट पॉइंट आने जा रहा है आपके लेसन का। तो एनपीपी 2000 एडोलेसेंट, इसका अर्थ होता है किशोर, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 और किशोर। तो ये आपका टॉपिक है। अब इसमें क्या बताया जाएगा आइए पढ़ते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000 यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 है, पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अदर इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलेसेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड जिन्हें कि एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है एंड रिस्क्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो देखिए यहाँ क्या कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी इसने किशोर लोगों के ऊपर भी या किशोर लोगों के जीवन के ऊपर भी किशोर लोगों के जीवन से रिलेटेड कुछ बातों के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया था। और क्या कहा गया था, यानी कि किशोर लोगों के लिए किन विशेष बातों के ऊपर जोर दिया गया था, तो इसमें शामिल किया गया था कि पहली चीज तो जो किशोर वर्ग के लोग हैं उनको एक तो अनचाहे गर्भ से, यानी कि जो महिलाएं हैं यदि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ऐसी स्थिति में अनचाहा गर्भ को टालने के लिए वो कौन से तरीके अपनाएं। और साथ में ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन रोग से जुड़ी हुई बीमारियां होती है, यौन रोग का मतलब होता है स्त्री पुरुष के संपर्क में आने से जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उससे एक किशोर वर्ग के व्यक्ति को सुरक्षा मिले और साथ में ही रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स,
और असुरक्षित यौन संबंधों से भी उस व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो। तो इन तीनों ही लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जो किशोर लोग थे उनको भी शिक्षा इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के माध्यम से प्रदान की गई थी। अब ये तीनों ही ऐसे तरीके हैं जिससे कि देश के भीतर बीमारी फैलने के भी चांसेस होते हैं और साथ में देश की जो जनसंख्या है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज देखिए, इट फोकस्ड ऑन प्रोग्राम्स, कि इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने उन सभी कार्यक्रमों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। तो इस प्रोग्राम के भीतर उन सभी लक्ष्यों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया दैट एम टुवर्ड्स एनकरेजिंग डिलेड मैरिज, कि जिसने की क्या किया कि दैट एम, जिसका लक्ष्य था टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिले मैरिज, के क्या करना, एनकरेजिंग, एनकरेजिंग का मतलब प्रोत्साहित करना। डिलेड मैरिज, डिलेड का अर्थ होता है विलंबित और मैरिज का अर्थ होता है शादी या विवाह, कि एक तो इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के भीतर इन लक्ष्यों को भी निर्धारित किया गया या इस कार्यक्रम के भीतर यह भी ध्यान केंद्रित किया गया, ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए कि एक तो विलंबित विवाह हो या विलंबित विवाह की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो। अब ये विलंबित विवाह क्या है, हम जानते हैं भारत के भीतर जो विवाह उम्र है वो लड़की की 18 और लड़के की 21 निर्धारित की गई है। अब लड़के की तो की गई है 21 और लड़की की गई है 18। अब आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि ये देखी जाए तो बहुत ही कम उम्र होती है लड़का और लड़की की जिसमें उनकी शादी करवा दी जाती है। पहले ये उम्र 25 और 21 थी। बहुत समय पहले भारत की जो व्यवस्था थी, भारत की व्यवस्था थी तो उसके भीतर 25 और 21 की जो उम्र थी वो निर्धारित थी, 21 लड़की के लिए और 25 लड़के के लिए, लेकिन बाद में उसे घटा करके 18 और 21 कर दिया गया था। तो इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि बहुत कम उम्र के अंदर जब लड़की का शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक रूप से विकास नहीं होता है, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी वो अच्छे से नहीं निभा सकती है, तो इतनी छोटी उम्र के भीतर ही उसको सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पकड़ा दी जाती हैं और इससे देश की जो जनसंख्या है वो भी काफी तीव्र गति से बढ़ती है। क्योंकि यदि ज्यादा उम्र के भीतर यदि लड़की की शादी होगी, यानी कि कम से कम यदि 2-3 साल का भी गैप, यदि इन उम्र को 2-3 साल भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति के भीतर जो देश की जनसंख्या होगी उसको कंट्रोल करने में कुछ हद तक सहायता प्राप्त होगी। लेकिन इनकी जनसंख्या को, इनकी जो विवाह उम्र है उसको कम किए जाने के कारण ये सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा कि देश की जो जनसंख्या थी वो बढ़ती गई। लेकिन जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई उसके भीतर 2000 के भीतर ये लक्ष्य निर्धारित किए गए और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि 18 और 21 वर्ष की जो उम्र है उससे भी हो सके तो लड़का और लड़की की बाद में, इस विवाह उम्र के बाद में भी शादी की जाए। दूसरा, इस बात का मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि भारत में पहले बाल विवाह बहुत प्रचलित थे, बहुत सी ऐसी जातियां थी, बहुत से ऐसे संप्रदाय थे जिसके भीतर बहुत कम उम्र के अंदर शादी करवा दी जाती थी बच्चियों की और बच्चों की, जिस उम्र के अंदर तो वो अच्छी तरीके से चलना फिरना भी नहीं जानते थे, उस उम्र में उनको विवाह बंधन में बांध दिया जाता था। तो इससे भी, यानी कि जिन बच्चों को परिवार के बारे में पता नहीं होता था उनको परिवार के कार्यक्रम में या परिवार व्यवस्था के भीतर उनको बांध दिया जाना उचित नहीं था। और ऐसी स्थिति के अंदर एक तो बच्ची की जो शारीरिक विकास था वो रुक जाया करता था और साथ में बहुत ही कम उम्र के अंदर उसे बच्चे को जन्म देना पड़ता था, तो उससे बच्चा और माँ दोनों के जीवन को बहुत खतरा पहुंचता था। तो इसलिए इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंदर ये बात भी ध्यान में रखी गई कि लोगों को ये समझाया गया कि कम से जो आपकी उम्र निर्धारित की गई है 18 और 21, कम से कम इस वर्ष की उम्र के भीतर तो लोग आपस में लड़के लड़की की शादी करें और हो सके तो शायद इससे थोड़ा सा लेट करें, लेकिन बाल विवाह जो है उसको किसी भी तरीके से प्रेरित ना करें। अब अगली बात देखिए क्या कहता है, साथ में चाइल्ड बियरिंग, साथ में ही अब हमें ये पता है कि यदि कोई भी लड़का है लड़की है उसकी यदि विवाह उम्र को वापस बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसको ये समझ मिल पाएगी, उसको ये चीज समझ में आ पाएगी कि जो बच्चा है बच्ची है वो आसानी से जब उनकी संतान पैदा होगी तो किस तरीके से उनका लालन पालन करना है, पालन पोषण करना है, ये चीजों की जो जिम्मेदारी है दोनों ही पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। आगे देखें, एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट,
साथ में इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के भीतर यह चीज भी बताई गई कि किस प्रकार से किशोरों को शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाए, क्योंकि भारत के भीतर भी देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या के अंदर जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, काम धंधा है नहीं। जिस उम्र के भीतर उनकी कार्य कुशलता रहती है, कार्य क्षमता रहती है लोगों के अंदर या नवयुवकों के भीतर, उस समय में उनके पास करने को कोई काम नहीं होता है, तो बेरोजगारी की जो दर है भारत में वो भी बहुत अधिक है। तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। और साथ में ही जो नव युवक हैं, किशोर लोग हैं, उनको भी शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। आगे कहता है प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट, साथ में ही उन्हें भोजन संबंधी जो पूरक तत्व रहते हैं उनको भी प्राप्त करने की या उनको भी प्रदान करने की तरफ इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए थे या देने का प्रयास किया गया था। साथ में न्यूट्रिशनल सर्विसेज और पोषक सेवाएं जो होती है, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनसे कि एक बच्चे के शरीर के विकास को बहुत फायदा होता है, इस बच्चे का शरीर काफी तीव्र गति से विकास कर पाता है, तो इन सभी बातों का भी इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ध्यान रखा गया। और साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रखा गया वो ये कि जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज का मतलब बाल विवाह, कि बाल विवाह का जो कार्यक्रम पहले भारत के इतिहास में बहुत समय पहले से प्रचलित था। बहुत छोटी उम्र के अंदर बच्चा और बच्ची यानी कि लड़के और लड़की की शादी करवा दी जाती थी, जिस उम्र के अंदर वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने के योग्य भी नहीं हुआ करते थे। तो उसे रोकने के लिए टू प्रिवेंट ए चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स कि क्या करा जाए, वैध कानूनी जो पैमाने हैं या वैध व्यापक जो नियम है, कानून है, उनको अपनाया जाए। यानी कि जो नियम बना रखे हैं बाल विवाह को रोकने के लिए उन सभी को मजबूत बनाया जाए और बड़ी कठोरता से इनका पालन किया जाए। तो आज के लेसन में हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या थी, इसके भीतर क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इससे क्या फायदा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के द्वारा हमें भारत के अंदर देखने को मिले। तो इन सभी लक्ष्यों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो आज का चैप्टर आपका जो 6th नंबर का है पॉपुलेशन का, वो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, सभी को मैं एक बात बता दूं कि इस लेसन के अंत में आए हुए जो थिंग्स टू रिमेंबर का टॉपिक है उसको आप अपनी नोटबुक के भीतर HW के रूप में करेंगे। बार बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, थिंग्स टू रिमेंबर के नाम से जो टॉपिक आएगा उसको आप, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आपके बुक के पूरे लेसन के, उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसरों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आपको पहले थिंग्स टू रिमेंबर वाले टॉपिकों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, क्योंकि उन सभी टॉपिक्स के भीतर पूरे लेसन का सार आ जाता है। तो आज का काम आपका सिर्फ इतना ही है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लेसन से संबंधी कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती है कोई बात, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम, या फिर आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस के भीतर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।